कार्य के आधार पर एमिनो एसिड्स का वर्गीकरण, कि अगर कार्य के आधार पर एमिनो अम्लों को देखा जाए वो कितने प्रकार के होते हैं। कार्य के आधार पर केवल और केवल 2 प्रकार के एमिनो एसिड। पहला एमिनो एसिड आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो एसिड भी उसको कहते हैं। ऐसा एमिनो एसिड जिसकी जरूरत बॉडी को है, शरीर को है, हमें उस एसिड की जरूरत है। अगर ये एसिड नहीं होगा, वो एमिनो अम्ल नहीं होगा, तो हमारा जीवन जो है वो काफी कठिन हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है, और यहां तक कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए मैंने उसको देखा कैसे, हम लोगों ने लिखा कि अगर आवश्यक एमिनो अम्लों को पढ़ेंगे, कहता है वे एमिनो अम्ल जो शरीर के लिए कैसे होते हैं, अति आवश्यक हैं, जरूर से जरूर चाहिए, किसी भी माध्यम में हमें प्राप्त हो, लेकिन वो एमिनो एसिड हमारी बॉडी पर प्रेजेंट रहने चाहिए। कहता है आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं जिन एमिनो एसिड्स की आवश्यकता हुई, आवश्यक एमिनो अम्ल हो गए। और मैं आगे पढ़ता हूं, लिखा है अगर इनकी कमी हो गई तो एक तो शरीर की वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है, एक तो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है। दूसरा और पूछता है, कहता है कभी कभी तो इसकी कमी से मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। इसका मतलब ये एमिनो एसिड हमको हर हाल में चाहिए था, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाया। और लास्ट में इसने ये भी लिखा कि अगर मैं आवश्यक एमिनो अम्ल की बात करूं जो हमारी बॉडी को बिल्कुल जरूरी हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स की बात करूं तो कितने एमिनो एसिड हैं, 10 हैं एमिनो एसिड। हमने उनके नाम भी लिख रखे हैं बेटा, देखो नाम याद रखना। थ्रियोनीन पहला जो हमें ये एमिनो अम्ल चाहिए जरूर, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, बेटा नेक्स्ट वाला है लाइसीन, मेथियोनीन, फेनिल एलेनीन, अगला है ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। जिन लोगों ने मेरे ख्याल से बायो ले रखा होगा, इनमें से 1-2 के नाम तो पक्का पड़े होंगे, कहीं सुने होंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये हो गया बेटा आवश्यक एमिनो एसिड जो हमारी बॉडी को हर हालत में चाहिए। नेक्स्ट आता है अनावश्यक एमिनो अम्ल। बेटा ये अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से एसिड होते हैं, एक ऐसे एमिनो एसिड होते हैं अगर हम भोजन के दौरान इन्हें प्राप्त कर लेते हैं तो भी ठीक है, अगर भोजन के दौरान हम इन एमिनो एसिड को नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो भी सही है। क्यों? क्योंकि अनावश्यक एमिनो एसिड को ह्यूमन बॉडी खुद बनाकर तैयार करती है। अगर भोजन के दौरान या अन्य किसी माध्यम से हमको एमिनो एसिड बाहर से मिला तो अच्छी बात है, अगर ये एमिनो एसिड हमें बाहर से प्राप्त नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी बॉडी खुद इस प्रकार के एमिनो एसिड को क्या करती है, निर्मित करती है। तो हम लोगों ने लिखा भी है कि वे एमिनो एसिड जिनके अभाव में, अर्थात अगर ये एमिनो एसिड हमारी बॉडी पे ना हो या कमी हो जाए, कहता है कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं पड़ता। आगे लिखा है अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो ऐसे एमिनो एसिड को अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज कहता है ये शरीर में ही निर्मित हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने बताया ना कि अगर हम बाहर से इसको नहीं ले सकते, खा सकते, या बाहर से किसी माध्यम से प्राप्त नहीं होता, तो हमारी बॉडी खुद ऐसे प्रकार के एमिनो एसिड को जनरेट करती है। नाम में से चेक करेंगे तो ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, सिस्टीन। अभी अगर बात करें तो हमारे पास और भी ऐसे ही एमिनो एसिड होते हैं जो शरीर के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। बिल्कुल जरूरी का मतलब समझते हो, उनकी अगर वो हमें नहीं भी मिले तो भी हमारा जीवन चलता रहेगा। लेकिन मैंने अब 2-3 एग्जाम्पल लिखे, इससे ज्यादा नहीं लिखे। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि एमिनो एसिड का नाम लिख देता है और आपको पहचानना होता है कि कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है और कौन सा अनावश्यक है। मैं तो एक बात कहता हूं, आवश्यक वालों को याद करके रखो, इसके बाद जो भी बचा वो कैसा हो गया, अनावश्यक। क्योंकि अनावश्यक को बेटा याद करने चलोगे तो बहुत सारे आपको मिलेंगे और याद करना कठिन हो जाएगा। आवश्यक को याद करोगे, केवल 10 कंपाउंड आपको याद रखने हैं, 10 प्रकार के एमिनो एसिड याद रखने हैं, बस वो आवश्यक हो गए। इसके बाद जो बचे वो अनावश्यक हो गए। अभी चेक करेंगे हम लोग एक चीज और, एमिनो एसिड की प्रकृति कैसी होती है, कि एमिनो एसिड अम्लीय प्रकृति का रहेगा, क्षारीय प्रकृति का रहेगा, कि उदासीन प्रकृति का रहेगा, इस बात को चेक करेंगे, उसको ध्यान देंगे आप। तो बेटा अगर मैं किसी एमिनो एसिड का फॉर्मूला लिखूं, देखो मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा है एमिनो एसिड का, R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अभी ये तो केवल अम्ल है, अभी एमिनो अम्ल बनाने के लिए हमको यहां से एक हाइड्रोजन क्या करना होगा, कम करना होगा, और उसकी जगह पर हमें NH2 ग्रुप को ऐड कर देना होगा। अभी चेक करेंगे सबसे पहले कि इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है।
बेटा हमने इसको एक काम किया, हमने इसको क्या किया, जल में घोल दिया। जल में घोल दिया, या हम ऐसा कह सकते हैं हमने इसका क्या कराया, आयनन। और आयनन पर चेक किया कि ये कंपाउंड आयनों में कैसे टूटता है। मुझे क्या पता चला, COOH जो था ये आयनों में टूटता है तो COO पर माइनस और H पर कैसा चार्ज देता है, प्लस। और ये H प्लस जब आयनन होगा तो ये H प्लस इस अम्ल को छोड़कर इससे क्या हो जाएगा, अलग। अर्थात मैं दूसरे शब्दों में क्या कह सकता हूं, इस पदार्थ ने प्रोटॉन दिया, प्रोटॉन अपने से अलग करके दे दिया, प्रोटॉन दिया, तो हम कहेंगे ये पदार्थ प्रकृति में कैसा है, अम्लीय। आप पढ़ भी रखें, एक प्रोटॉन संकल्पना हुआ करती थी कि अगर कोई भी कंपाउंड आयनन के दौरान प्रोटॉन देता है, अम्ल कहलाता है। क्योंकि COOH वाले पार्ट ने प्रोटॉन दिया। प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, H प्लस। प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या रहता है, H प्लस। पता है तुम लोगों को क्यों होता है प्रोटॉन का फॉर्मूला H प्लस? नहीं पता है ना, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर उसको भी चेक करेंगे क्यों इसको प्रोटॉन का फॉर्मूला H प्लस होता है। अभी के लिए बस इतनी ध्यान बात रखो कि H प्लस को क्या कहते हैं, प्रोटॉन। क्यों कहते हैं, जस्ट 2 मिनट बाद इसकी बात होगी, लेकिन पहले इसको नेचर को चेक कर लेते हैं। इसने अपने अंदर से जैसे ही H प्लस आयन को अलग कर दिया, H प्लस आयन को निकाल दिया, हमने तुरंत कहा इस केमिकल कंपाउंड ने प्रोटॉन दिया है। और क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने अम्लीय प्रकृति को शो किया, उस हिसाब से कंपाउंड कैसा हो गया, अम्लीय प्रकृति का। लेकिन अभी मैं जस्ट चलता हूं एमिनो ग्रुप पर। बेटा एमिनो ग्रुप को याद होगा, आपने पढ़ा होगा, इस पर एक लोन पेयर पाया जाता है। और क्योंकि लोन पेयर पाया जाता है, ध्यान रखना इस बात को बेटा, इस प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी। तो ये क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और इस पे इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता, ये H प्लस आयन को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। और H प्लस आयन को आकर्षित करके अपने साथ जोड़ लेगा। अभी ध्यान देने वाली बात है, इस ग्रुप के हिसाब से ये प्रोटॉन दे नहीं रहा, बल्कि प्रोटॉन क्या कर रहा है, ले रहा है। अगर कंपाउंड प्रोटॉन ले रहा है तो इसका मतलब उसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय। प्रोटॉन देने की प्रकृति अम्लीय होती है। सेम नेचर में अगर देखा जाए अपोजिट बिहेवियर कि प्रोटॉन ले लेने की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। अभी मैं क्या सोचता हूं, इस कंपाउंड की प्रकृति क्षारीय भी है, इस कंपाउंड की प्रकृति अम्लीय भी है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाला क्रियात्मक समूह कौन सा है, आप बताओगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रोटॉन को त्याग कर कैसी प्रकृति दिखाता है, अम्लीय प्रकृति। जबकर एमिनो समूह उसी त्यागे गए प्रोटॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है और कैसी प्रकृति को दिखाता है, क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। पहला काम यह रहेगा कि हम इस बात को यहां लिखेंगे कि अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का, दोनों नेचर क्यों दिखा रहा है। लिख लेते हैं इस बात को, फिर वो प्रोटॉन वाली बात उसको भी क्लियर करेंगे, लेकिन पहले इसको लिखेंगे। तो हम किसका नेचर पढ़ रहे हैं, अभी किसी कंपाउंड का जो एमिनो एसिड है उसमें से अम्लीय और क्षारीय ग्रुप की व्याख्या देख रहे हैं अभी। तो हम देखो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे एमिनो अम्लों में उपस्थित क्रियात्मक समूहों की प्रकृति। हम चेक करेंगे कि एमिनो एसिड में जो 2 क्रियात्मक समूह लगा है, पहला कार्बोक्सिलिक समूह, दूसरा एमिनो समूह, इन दोनों का नेचर क्या है। तो हम देखो यहां लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखेंगे, कहेंगे एमिनो एसिड का आयनन कराने पर, एमिनो एसिड का आयनन कराने पर कार्बोक्सिलिक भाग, कराने पर कार्बोक्सिलिक भाग और बेटा कार्बोक्सिलिक भाग है कौन सा, सिंगल बॉन्ड COOH, प्रोटॉन
का त्याग करता है, प्रोटॉन का त्याग करता है। अतः यह भाग अम्लीय प्रकृति, यह भाग अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, यह भाग अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, प्रदर्शित करेगा। अभी एक और नंबर लिखते हैं, सेकंड नंबर। ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए हो गया, अम्लीय प्रकृति रिप्रेजेंट करेगा। हम एमिनो ग्रुप को भी तो लिखें कि वो त्यागा गया प्रोटॉन क्या करेगा, वो एमिनो ग्रुप ग्रहण कर लेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अगर ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होता तो शायद ये प्रोटॉन इस ग्रुप के द्वारा आकर्षित ना भी किया जाता, लेकिन लोन पेयर की उपस्थित है इसलिए उसने प्रोटॉन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां लिखेंगे बेटा एलपी का मतलब समझते हो, लोन पेयर की उपस्थिति के कारण एमिनो समूह का फॉर्मूला NH2, लोन पेयर बना लेते हैं। प्रोटॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। अतः यह समूह क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा, क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करेगा। तो बेटा ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, कभी एमिनो एसिड के नेचर का बात आए तो हम इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि अम्लीय प्रकृति कौन सा ग्रुप ने दिखाएगा और क्षारीय प्रकृति कौन सा ग्रुप दिखाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, इसको तो नोट ही करेंगे, साथ में इस बात को भी पढ़ते हैं, वो प्रोटॉन वाली बात नहीं पढ़ते हैं। तो देखो प्रोटॉन वाली बात कहां पे, यहां पे स्टार्ट करते हैं प्रोटॉन का। ये जो भाग है हम लोगों ने इतना पार्ट जो है बोर्ड का वो प्रोटॉन को दे रखा है। अभी मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा। कहेंगे सर जी अभी कह रहे थे प्रोटॉन की बात करेंगे, अब कहते हैं हाइड्रोजन की बात करेंगे। बेटा क्योंकि H+ आयन को आपने बोला है ना प्रोटॉन, तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी कितना होता है, 1। अगर मैं देखूं तो इस दुनिया का मात्र एक ऐसा एलिमेंट, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इस दुनिया का मात्र एक ऐसा एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन पहले से ही नहीं होता, न्यूट्रॉन लेस है ये, इस पे न्यूट्रॉन होते नहीं। कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और दोनों कितने कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो पहले ही नहीं है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू कितना है, 0। अभी इसमें प्रोटॉन और कौन है, इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग दोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज लेके कहां चला गया, बाहर। वो देखो बगल में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और यहां बना H+। क्यों, क्योंकि माइनस चार्ज अगर यहां से निकल जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, प्लस। अभी सोचो इसमें न्यूट्रॉन तो पहले से नहीं था, इलेक्ट्रॉन जो है उसको भी आपने कहां कर दिया, बाहर। अगर न्यूट्रॉन पहले से नहीं था, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो बचा कौन हाइड्रोजन में, प्रोटॉन। तो इसलिए हम लोग H+ आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। लेकिन इसकी भी बेटा एक अलग देखी जाए स्टोरी है। क्या स्टोरी है, जब इतना हम लोगों ने पढ़ा तो एक चीज और पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। हाइड्रोजन से प्रोटॉन बनने तक के सफर में
हाइड्रोजन का मैं अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता तो कैसा बनता, ये नाभिक होता पॉइंट साइज का, वहां प्रोटॉन होता और इसके चारों एक क्लास बनी होती और उस क्लास में एक इलेक्ट्रॉन क्या होता, चक्कर लगाता। लेकिन जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, सोचो अब इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, और जब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो उस क्लास का कोई भी अर्थ नहीं है। अगर क्लास का कोई अर्थ नहीं, इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर से, तो क्लास का अर्थ नहीं, तो बचा केवल कौन, न्यूक्लियस, नाभिक। अभी चेक करेंगे, हाइड्रोजन से प्रोटॉन बनने तक के सफर में परमाणु ने, हाइड्रोजन ने अपने आकार के बहुत बड़े हिस्से को क्या कर दिया है, खो दिया है। अब क्योंकि पहले इतना बड़ा साइज में था, पॉइंट साइज बचा, और क्योंकि इसने बहुत बड़े हिस्से को खो दिया है, अब क्या ये करेगा, अब ये नॉन स्टेबिलिटी को दिखाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा, अनस्टेबल होने लगेगा। और अनस्टेबल होगा तो अनस्टेबल कैसे होता है कंपाउंड, जब भी कंपाउंड कोई अनस्टेबल होता है, हम उसके विषय में एक बात बताते हैं, कहते हैं ये कोई ना कोई रिएक्शन करेगा और अपने आप को स्टेबल बनाएगा। जो कंपाउंड पहले से स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करता, हमेशा रिएक्शन कौन से कंपाउंड करते हैं, अनस्टेबल, और इस उम्मीद में अभिक्रिया करते हैं कि अभी जितना हम अनस्टेबल हैं इससे ज्यादा स्टेबल हो जाएंगे अभिक्रिया के बाद। हर एक कंपाउंड का यही है, जो कंपाउंड पहले से स्टेबल है उसने तो अभिक्रिया नहीं करनी है, अभिक्रिया केवल किसको करनी है, जो कंपाउंड अनस्टेबल है। क्योंकि अब ये पॉइंट साइज प्रोटॉन जो बना है H+ जो पॉइंट साइज का हो गया है, ये साइज में बहुत छोटा है, तो ये अनस्टेबल होने के कारण रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से। तो जब H+ आयन किससे अभिक्रिया करेगा, वाटर से। पूछेगा क्यों, क्यों, ड्यू टू पॉइंट साइज, क्योंकि इसका आकार कैसा है, बिल्कुल बिंदु के आकार का है। इतना छोटा आकार का परमाणु या इतने छोटा आकार का स्पीशीज अनस्टेबल रहेगा और वो जल से कंबाइन कर लेगा। और बेटा जब ये जल के साथ जुड़ेगा तो जल का आकार तो बड़ा होता है, जल इसको अपने पास रख लेगा, जल इसको अपने पास रखेगा और बनाएगा H3O+। बेटा वो फॉर्मूला भी प्रोटॉन का ही है, बस ये प्रोटॉन का फॉर्मूला स्टेबल फॉर्म में है, स्थायी रूप में है, और ये प्रोटॉन का फॉर्मूला अनस्टेबल फॉर्म में है। हम कौन सा लिखें, जो आपकी इच्छा हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ये भी प्रोटॉन को शो करता है, ये भी प्रोटॉन को शो करता है, और हमें अभिक्रिया में से केवल प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसी भी रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको नाम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। इसका भी मतलब क्या है, प्रोटॉन। लेकिन ये कहां पर उपस्थित प्रोटॉन है, जल में उपस्थित प्रोटॉन है। अभी कोई व्यक्ति पूछेगा, कहेगा सर जी प्रोटॉन ने उससे रिएक्शन क्यों की, प्रोटॉन, अच्छा चेक करो, प्लस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन की क्या है इसके पास, कमी, और जल के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता। पूछोगे सर जल के पास अधिकता कैसे आई, बेटा जल का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, H सिंगल बॉन्ड O, कुछ ऐसा होता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहां पर 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये देखो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है ना, तो ये लोन पेयर के कारण H+ आयन गया क्या, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, लोन पेयर से हम उस इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या करेंगे, पूरा। तो समझ गए प्रोटॉन का क्या है, प्रोटॉन के H+ आयन से भी ले सकते हैं और किससे ले सकते हैं, H3O+ से। इसको नोट करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद बेटा एमिनो अम्लों का लास्ट टाइप से वर्गीकरण है हमारे पास, कहता है प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों का वर्गीकरण। मैं जानता हूं प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। पहला उदासीन एमिनो अम्ल, दूसरा अम्लीय एमिनो अम्ल, और तीसरा क्षारीय एमिनो अम्ल। बाय नेचर अगर कहता है तो आपको 3 ही प्रकार के मिलते हैं, न्यूट्रल एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड, और लास्ट में चलते हैं तो बेसिक एमिनो एसिड या एल्कलाइन एमिनो एसिड। अभी चेक करेंगे हम लोगों ने, तो पहला ही एसिड लिख रखा है उदासीन एमिनो अम्ल। पहले हम एग्जाम्पल चेक करेंगे, इसके बाद उसकी डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम्पल एक बार क्लियर है, डेफिनेशन में कुछ भी मायने नहीं रखता है। देखो बेटा हमारे पास कोई एक ऐसा एमिनो एसिड मिला, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। अगर इस प्रकार का कोई एमिनो एसिड मिल जाता है तो वो उदासीन एमिनो एसिड है। इस प्रकार का मतलब सभी इसी प्रकार के थे, लेकिन
कोई ऐसा एमिनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या और एमिनो समूहों की संख्या आपस में कैसी होती है, समान होती है, उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अभी दिमाग में आएगा सर जी ऐसा क्यों बोले हो, मैं बताऊं। ये H+ आयन देगा, अम्ल कहलाएगा, अम्लीय नेचर को शो करेगा। ये उसी H+ आयन को ग्रहण कर लेगा, क्षारीय नेचर को शो करेगा। अच्छा ये बताओ अम्लीय नेचर को शो करने वाले कितने ग्रुप हैं, एक। क्षारीय नेचर को शो करने वाला कितना ग्रुप है, एक। तो अम्लीय नेचर वाले ग्रुप ने क्षारीय नेचर वाले ग्रुप के प्रभाव को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और जो रिजल्टेंट इफेक्ट निकल कर आया वो कैसा निकल कर आया, उदासीन। अभी मैं एक और एग्जांपल इसी में से चेक करूंगा। हमारे पास बेटा एक ये फॉर्मूला और लिखा है, NH2। अभी दिमाग में आएगा सर जी यहां लिख लेते तो कोई प्रॉब्लम पड़ती, बेटा प्रॉब्लम तो भी ना पड़ती, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। बशर्ते ध्यान कितना रखना है, अगर आपने NH2 ग्रुप एक रखा है तो COOH ग्रुप भी कितना होना चाहिए, एक। क्योंकि जब भी हम कभी इसी वाटर में डिसॉल्व करें, किसी ध्रुवीय विलायक में घोलें या इसका आयनन कराएं किसी दूसरे माध्यम में, तो आयनन कराने के दौरान अगर ये प्रोटॉन को त्याग कर अम्लीय नेचर को दिखाए, उसी त्यागे गए प्रोटॉन को ये ग्रहण करके कैसा नेचर दिखा दे, क्षारीय नेचर दिखाए। या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रोटॉन देगा अम्लीय नेचर, ये प्रोटॉन ले लेगा क्षारीय नेचर, दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल। और ऐसी सिचुएशन पे बना हुआ अमीनो अम्ल क्या कहलाया, उदासीन एमिनो अम्ल। तो उदासीन एमिनो अम्ल की परिभाषा भी ऐसे बनाई जा सकती है कि एक ऐसा एमिनो एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह और एमिनो समूह की संख्या आपस में कैसी होती है, समान होती है, बराबर होती है, क्या कहलाते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल। तो इसका बेटा डिफिनेशन लिखेंगे, कैसा लिखेंगे, बहुत छोटे रूप में लिखेंगे, जिनमें कार्बोक्सिलिक समूहों, कार्बोक्सिलिक समूह ब्रैकेट के अंदर सिंगल बॉन्ड COOH तथा एमिनो समूह सिंगल बॉन्ड NH2 की संख्या आपस में समान होती है, आपस में समान, ये भी ध्यान रखना, आपस में समान होती है और कितनी कितनी होती है, एक और एक। होती है। उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं, उदासीन एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो बेटा ये हो गया उदासीन एमिनो अम्ल का। अभी इसके नाम को पढ़ेंगे तो बेटा कार्बन 2 है, कार्बन 2 वाले एसिड को बोलते हैं एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। और बेटा अगर मैं चेक करूं तो देखो IUPAC नेम भी पढ़ सकते हैं और वो पोजीशन के हिसाब से अल्फा बीटा के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। तो पोजीशन के हिसाब से मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। एक नंबर कार्बन, दूसरे नंबर पर H2 लगा है तो 2 एमिनो एथेनोइक एसिड। और बेटा इसका चेक करेंगे तो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3 नंबर कार्बन 4, दूसरे पर NH2 लगा है तो 2 एमिनो, और बेटा कार्बन है 4 तो ब्यूटेनोइक एसिड। ये बेटा हो गया उदासीन वाला। नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे और लिखेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल। और डिफिनेशन तो समझ ही गए होंगे। COOH ग्रुप वाला ग्रुप अब कितनी बार होना चाहिए, ज्यादा, अधिक बार होना चाहिए, और उसकी अपेक्षा जो NH2 ग्रुप हो वो कितनी बार हो, कम। जैसे
अगर सी डबल एच ग्रुप 2 बार हो तो एमिनो ग्रुप कितनी बार हो? 1। अगर सी डबल ओ एच वाला ग्रुप 3 बार हो तो एमिनो ग्रुप या तो 1 बार हो या तो 2 बार हो, इससे ज्यादा ना हो। और सी डबल एच ग्रुप अगर 4 बार हो तो एमिनो ग्रुप 1 बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। लेकिन बहुत कठिन एग्जाम्पल बता के हम अपने लिए परेशानी नहीं करने वाले हैं ना, कि बहुत कठिन एग्जाम्पल ले लें, 4 4 6 6 कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हो तो ऐसा कोई फर्क फायदा मिलेगा नहीं हम लोगों को। तो क्या लिखेंगे? जिनमें कार्बोक्सिलिक समूहों, और कार्बोक्सिलिक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल बॉन्ड सी डबल ओ एच की संख्या इमीनो समूहों, और बेटा एमिनो समूह का साथ में फॉर्मूला भी NH2 की संख्या से अधिक होती है, संख्या अधिक होती है अम्लीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। और बेटा इसका एग्जाम्पल अगर करने की बात कहेगा तो देखो इसका एग्जाम्पल कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 COOH तो बेटा देखो ये अम्लीय एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है। देखो इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कितनी बार लगा है? 2 बार। अब पूछेगा अम्लीय नेचर कैसे शो करेगा, तो देखो उसको बताना भी कैसे है। NH2 के पास तो लोन पेयर है, अगर ये अपने पास से एक प्रोटॉन त्यागेगा तो बेटा ये भी तो अपने पास से एक प्रोटॉन त्याग सकता है। अच्छा सोचो प्रोटॉन कितने त्यागे गए? 2। ये वाला प्रोटॉन तो ये ग्रहण कर लेगा, इसके प्रभाव को ये समाप्त कर देगा, इस भाग के प्रभाव को ये कैसे समाप्त कर देगा? उसका प्रोटॉन ग्रहण करते हुए। लेकिन इसका प्रोटॉन ग्रहण करने वाला कोई नहीं है ना, तो ये वाला जो प्रोटॉन है ये सॉल्यूशन में ही तैरता रहेगा। सोचो अगर सॉल्यूशन में तैरता रहेगा तो सॉल्यूशन में कौन सा आयन तैर रहा है? H+ आयन। और वो सॉल्यूशन कैसी प्रकृति का होता है जिसमें H+ आयन पाया जाता है? अम्लीय। फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, इसने अपना H+ आयन त्याग करके अम्लीय नेचर को दिखाया, विलयन को अम्लीय किया। लेकिन इस ग्रुप ने, एमिनो ग्रुप ने उसके H+ आयन को स्वयं क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। और जैसे ही ग्रहण किया तो इसके द्वारा उत्पन्न किया गया अम्लीय प्रभाव क्या हो गया? संतुलित हो गया, समाप्त हो गया। लेकिन इसने भी तो H+ आयन त्यागा होगा, और जब इसने H+ आयन त्यागा होगा तो वो H+ आयन कहां पर उपस्थित होगा? सॉल्यूशन में। अर्थात आप ये कहोगे एक मॉलिक्यूल एक H+ आयन अगर बना रहा है तो हजारों मॉलिक्यूल मिलकर हजारों H+ आयन बनाएंगे। और ऐसे सॉल्यूशन की प्रकृति अम्लीय होती है जिसमें कौन सा आयन मिलता है? H+ आयन प्रेजेंट होता है। तो हम ऐसे विलयन को क्या कहेंगे, या ऐसे अम्ल को क्या कहेंगे? अम्लीय एमिनो अम्ल। ध्यान रखना इस बात को, समझ रहे हैं आप, कि जो प्रोटॉन त्यागेगा या जो H+ आयन देगा उसको ग्रहण करने का नेचर पहले से अवेलेबल है उसके पास। इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे, क्षारीय एमिनो अम्ल। तो बेटा नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। देखते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक समूहों COOH की संख्या
एमिनो समूहों सिंगल बॉन्ड NH2 की संख्या से कम होती है, क्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्षारीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। अच्छा, क्षारीय एमिनो अम्ल के नेचर को पहचानना, क्योंकि क्षारीय एमिनो अम्ल के नेचर को अगर ना पहचान पाए तो फिर प्रॉब्लम दो गुनी है, या अगर पहचान गए लेकिन उस चीज को एक्सप्लेन ना कर पाए तो प्रॉब्लम दो गुनी है। क्योंकि आप किसी चीज को जानते हैं ये मायने नहीं रखता, आप किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं मायने ये रखता है। जैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर हमें आता है ये मायने नहीं रखेगा, हमने आंसर किस हिसाब से क्वेश्चन को दिया है मायने ये रखेगा। तो हम भी इस बात को पढ़ेंगे। क्षारीय एमिनो अम्ल सब जानते हैं, NH2 दो कर दोगे और COOH सर जी एक ग्रुप लगाएंगे और ऐसा एसिड को बनाएंगे, कहेंगे कि ये है क्षारीय एमिनो अम्ल। लेकिन बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको देखना है। बेटा हमने एक एमिनो एसिड लिखा COOH, बेटा एक NH2 ग्रुप यहां ऐड किया और एक NH2 ग्रुप इसके साथ भी ऐड कर दिया। सभी बच्चे पहले से खुश कहने डबल NH2 लगा है दो जगह, पक्का क्षारीय होगा। लेकिन जब हम उससे पूछेंगे कि क्षारीय नेचर क्यों होगा, प्रॉब्लम है। देखो हम तुमको समझाते हैं, कैसे समझोगे। बेटा इस किसी भी पदार्थ के नेचर को, अम्लीय क्षारीय नेचर को तब बता पाते हैं जब हम उस पदार्थ को कहां घोलते हैं, जल में। एक नॉर्मल से एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। हमारे यहां एक गैस का नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। यह वास्तव में एक गैस है और इस गैस पर मैंने जब नीले लिटमस पेपर को डुबाया, ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डुबाया या गैस के कांटेक्ट में रखा, तो गैस के कांटेक्ट में ब्लू लिटमस पेपर पर HCl ने किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं दिया। हमें उस समय ऐसा लगा कि इसकी प्रकृति ना तो अम्लीय होती है ना तो क्षारीय, ये अम्लीय नेचर का है ही नहीं, हमने ऐसा सोच लिया। लेकिन बेटा फिर क्या हुआ, इसी गैस को हमने जल में घोला और जब गैस को जल में घोला और फिर मैंने वही ब्लू लिटमस पेपर इस पर डुबाया, बेटा इस गैस ने जल में घुलकर उस ब्लू लिटमस पेपर के कलर को कैसा कर दिया, लाल कर दिया, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि HCl एक प्रकार का क्या है, अम्ल। मैं क्या सोचने लगा उसी समय कि जब HCl गैसेस फॉर्म में थी उसने अपनी अम्लीय नेचर को शो नहीं किया। इसने अपने अम्लीय नेचर को शो कब किया, जब हमने इसको कहां घोल दिया। तो कोई भी कंपाउंड तब तक अपने अम्लीय क्षारीय नेचर को नहीं दिखा पाएगा जब तक हम उसको कहां ना घोलें, जल में। तो बेटा ये बात समझ में आई, ये भी अम्लीय नेचर या क्षारीय नेचर को कब दिखाएगा, जब इसको कहां घोलेंगे, जल में। ध्यान से देखना, इसको गड़बड़ मत करना। जल में घोलेंगे तो ये भी आयनों में टूटेगा और जल भी अपने आयनों में क्या होगा, टूटेगा। HOH लिख दिया, जल का भी तो नेचर दिखाएं, जल भी तो अपने आयनों में ब्रेक होता है। ध्यान से देखना बेटा, इन पर तो लोन पेयर प्रेजेंट है, जब जल में घोलोगे ये आयन में टूटेगा, तो ये ग्रुप पर माइनस चार्ज, इस ग्रुप पर प्लस चार्ज। बेटा इस प्लस चार्ज वाले प्रोटॉन को या H+ आयन को ये क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। इस ग्रुप और इस ग्रुप के नेचर को एक दूसरे ने क्या कर दिया, समाप्त। उसने प्रोटॉन देकर जितना एसिडिक नेचर बनाया था, इसने प्रोटॉन ग्रहण करके उतना ही बेसिक नेचर दिखा दिया और कहा कि हमारा और इनका दोनों का नेचर एक दूसरे से क्या है, समाप्त। अब आप सोचकर बताओगे इस ग्रुप का नेचर क्या है, प्रोटॉन देने का कि प्रोटॉन ले लेने का। प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन लेने का नेचर है तो यार हमारे एसिड के पास या हमारे पास तो कोई भी प्रोटॉन नहीं बचा है या कोई भी H+ आयन नहीं बचा है। तो ये H+ आयन किससे डिमांड करेगा, जल वाले H+ आयन की। जल में H+ आयन अभी जितने थे उतने ही OH- आयन थे, तो H+ आयन से OH- आयन का नेचर कैंसिल हो रहा था, क्योंकि H+ आयन अम्लीय था और OH- आयन कैसा था, क्षारीय।
बराबर चल रहा था। लेकिन अम्ल ने कहा भैया अब हमको H+ आयन चाहिए। हमने जल वाला H+ आयन यहां से निकाला और इसको दे दिया। इसने अपने आप को तो संतुष्ट कर लिया, ये खुश है, प्रसन्न है भी, मैंने इससे बात की थी। लेकिन अगर इसने H+ आयन ले लिया तो इसका काम तो बन गया। अच्छा आप बताओगे अब विलयन में कौन सा आयन तैरता हुआ नजर आएगा? मतलब उसने H+ आयन को तो ग्रहण कर लिया, उसका काम बन गया, लेकिन विलयन में अब कौन सा आयन बचा? केवल OH- आयन। OH- आयन बचा, इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय। तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा हो गया? बेसिक क्षारीय नेचर। ध्यान रखोगे। तो जब एक से ज्यादा एमिनो ग्रुप हो जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक ही H+ आयन दे पाता है, और उसको भी एमिनो ग्रुप क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, अपने पास रख लेता है। दूसरा एमिनो ग्रुप कहां से अगर H+ आयन ले तो वो दूसरा एमिनो ग्रुप जो है वो जल वाले H+ आयन को ग्रहण कर लेता है। और जब जल से H+ आयन ग्रहण हो गया तो बेटा जल में बचा केवल कौन सा आयन? OH- आयन। अर्थात सॉल्यूशन में OH- आयन भरे पड़े हैं। और क्योंकि OH- आयन भरे पड़े हैं, ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं है कि OH आयन विलयन को प्रकृति में कैसा कर देता है? क्षारीय कर देता है। समझ पाए एक्सप्लेनेशन कैसे करना है? नहीं जान पाए इसको? ध्यान रखना, जो भी मैंने बताया अगर तुमको ना समझ में आए तो बेटा वीडियो की इस लाइन को 4-4 बार देखते रहना, लेकिन तभी छोड़ना जब तुमको क्लियर करना आ जाए कि इसको अम्लीय या क्षारीय नेचर में क्यों कहा जाए। क्योंकि अगर आपने कुछ भी बताया एक्स्ट्रा तो आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कैसे क्षारीय है, फिर आपके पास क्वेश्चन नहीं बचेगा। क्वेश्चन तो बचेगा, आंसर नहीं बचेगा। तो ये OH- आयन हटा दें, वो तो मैंने समझाने के लिए ऐसे बनाया था, बाकी अपने दिमाग में तुमको रखना है। एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे। अच्छा एक काम और करते हैं, नोट तो कर लोगे, रुक जाओ, इसका नाम भी तो पढ़ लें। अब इसका नाम पढ़ने का नंबर आगे देखो, ऊपर वाले को, बहुत ऊपर वाले को मत देखो, इसको देखो केवल। बेटा इसमें चेक करते हैं कार्बन कितने हैं? 4। नियम ये है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े उधर से नंबर डालो। इधर से भी पहले नंबर पर, उधर से भी पहले नंबर पर। यह कंडीशन तो टाई हो गई। टाई का मतलब समझते हो? फेल हो गई। अभी चेक करेंगे NH2 ग्रुप किस ओर से नजदीक है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, उधर से नंबर पड़ेगा। पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नंबर कार्बन। सबसे पहले तो बात बताओगे किस नंबर पर एमिनो है? तो 2। बेटा इतनी बात समझ में आई? कार्बन टोटल कितना है? 4। बेटा ब्यूटेन जाना क्यों लगाया? सिंगल बॉन्ड। और बेटा 2 बार इस बार COOH है, तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाई का मतलब 2 बार, ओइक का मतलब कार्बोक्सिलिक समूह, और एसिड का मतलब अम्ल। इसको पढ़ेंगे। बेटा इसमें से तो नंबर उधर से पढ़े जिधर से COOH ग्रुप नजदीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कार्बन, और इस पे सेकंड और थर्ड पे 2 बार एमिनो। तो क्या बताओगे? 2,3 डाई एमिनो। दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर डाई का मतलब 2 बार, एमिनो का मतलब NH2 ग्रुप है, और कार्बन बेटा कितने हैं? 3। प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। अब बेटा इसको नोट करो, तो स्टार्ट करेंगे इसको है अपने यहाँ। बेटा ये भी बहुत आता है, मतलब अगर कभी हम लोगों से कहे भी कि ज्यूटर आयन पूछ लेता है, ज्यूटर आयन नहीं पूछता है तो कहता है आंतरिक लवण क्या है, या हम लोगों से पूछ लेता है द्विध्रुवीय आयन। तो अगर इनमें से कोई भी एक आर्टिकल आ जाए, वैसे तो ज्यूटर आयन के नाम से ये फेमस है और इसी नाम से ज्यादातर आता है। तो ज्यूटर आयन होता क्या, इसको कैसे समझेंगे? देखो हमारे पास एक जनरल एमिनो एसिड है। जनरल एमिनो एसिड को देखो कैसे लिखेंगे? R सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड COOH, और यहां पर लगा हुआ NH2, लेकिन NH2 लगेगा तो एक H यहां से क्या हो जाएगा? कम। अब बेटा R की जगह पर कोई भी ग्रुप लगा सकते हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई भी ग्रुप, फेनिल ग्रुप भी लगा सकते हो। तो क्या हुआ? R की जगह पर अगर आप वैल्यू चेंज कर सकते हो तो ये जनरल फॉर्म हो गया किसी भी, अगर देखा जाए, एमिनो एसिड का।
अब हमने क्या किया, इस एमिनो एसिड को कहां पर घोल दिया, जल में। और आपने एक आर्टिकल पढ़ रखा है कि जब भी किसी पदार्थ को जल में घोला जाता है वह पदार्थ अपने आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। हर एक पदार्थ आयनों में भी विभक्त नहीं होता, जिसका आयनों में विभक्त होने का नेचर है वही पदार्थ केवल आयनों में टूटेगा। तो बेटा मैंने देखा क्या, देखो मैं रिवर्सिबल एरो बनाता हूं, इसका भी अपना रीजन है, लेकिन पहले चेक करेंगे क्या होता है। बेटा इस भाग ने अपने H+ आयन को क्या कर दिया, त्याग दिया। तो हमारे पास बचा क्या, R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड COO- और इसने H+ आयन को अपने से क्या कर दिया, अलग। क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर अवेलेबल था, नाइट्रोजन ने क्या किया, इस H+ आयन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया और अपनी ओर अट्रैक्ट करते हुए अपने साथ इसको क्या कर लिया, जोड़ लिया। अच्छा बेटा जोड़ेगा तो देखो H2 था तो H कितना हो जाएगा, 3, और ये इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी ये तो उसको H ने ले ली, तो नाइट्रोजन के पास से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कम हो गया, और नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज। तो कब पर प्लस ये हुआ, जब H+ आयन इसके साथ जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद देखो ये एक ऐसा आयन मिला, अभी तक आपने जितने भी आयन पढ़े थे उसमें सब आयन में से क्या होता था, एक आयन पे या तो प्लस चार्ज होता था या तो माइनस चार्ज। जैसे NaCl को आयनों में तोड़ा था तो Na पर केवल कैसा चार्ज था, प्लस, और Cl पर कैसा चार्ज था, माइनस। एक आयन पर एक ही प्रकार का आवेश होता था, या तो वो धनायन होता था या तो वो ऋणायन होता था। लेकिन पहली बार हमको ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये पूरा एक ही आयन है जिसका एक भाग कैसा है, ऋण आयन, और इसी में से दूसरा भाग कैसा है, धन आयन। इस विशेष प्रकार के आयन को ही क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। अच्छा ज्विटर आयन ये भी ध्यान रखना है कि जब ये H+ आयन निकल गया इसको हम कौन सा आयन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट आयन। और इसको कौन सा आयन बोलते हैं जब इसमें प्रोटॉन मिल गया, अमोनियम आयन। क्या बोलोगे, अमोनियम आयन। अब ये करेगा क्या, क्योंकि ये प्लस आयन है, ये माइनस चार्ज है, ये अपने प्रोटॉन को फिर से वहां पहुंचा सकता है, क्योंकि आयन को फिर से वहां पहुंचा सकता है और ये पुरानी संरचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैंने कैसा तीर का निशान लगाया, रिवर्सिबल, कि ये जो प्रोटॉन का ट्रांसफर है ये लगातार हो सकता है। अभी मैंने लिख क्या रखा है इसके विषय में, जान गए ज्विटर आयन किसको कहते हैं। जब भी कभी किसी आपके पास कोई भी एमिनो एसिड होता है उसको वाटर पे डिसॉल्व करते हो, ये ऐसा आयन बनाता है कि उसी कंपाउंड के एक भाग पर ऋण आवेश और उसी कंपाउंड के दूसरे भाग पर कैसा आवेश होगा, धनावेश। एक ही आयन पर धनावेश और ऋणावेश प्राप्त है। इस विशेष प्रकार के आयन को क्या कहते हैं, या तो ज्विटर आयन, या तो आंतरिक लवण, और या तो क्या कहते हैं, द्विध्रुव आयन, क्योंकि इस आयन में दो ध्रुव है, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला। अभी मैं पढ़ूंगा मैंने इसके विषय में लिख क्या रखा है। जब किसी एमिनो अम्ल को कहां पर घोला जाता है, जल में, तो उसमें उपस्थित कार्बोक्सिलिक समूह COOH ग्रुप जो होता है वो प्रोटॉन अर्थात H+ आयन को त्याग कर, हाँ उसने त्याग दिया था COO वाले पार्ट ने, त्याग कर कौन सी प्रकृति को दिखाता है, अम्लीय प्रकृति को दिखाता है। जबकि एमिनो समूह जो होता है NH2 ग्रुप जो था वो उस प्रोटॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करते हुए कैसे नेचर को शो करता है, क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। कहता है इस दौरान कार्बोक्सिलिक समूह सिंगल बॉन्ड COO- कार्बोक्सिलेट आयन में बदल जाता है और एमिनो समूह अमोनियम आयन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तब इस विशेष प्रकार के आयन को हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो मैं क्या ये ज्विटर आयन है ना, ये एमिनो एसिड था, ज्विटर आयन वो है। अभी बात आ जाती है कि ज्विटर आयन में से हम ये चेक कर लें कि इसका नेचर कैसा होता है, बिहेवियर। तो हुआ क्या, जब मैंने ज्विटर आयन में अम्लीय विलयन को डाला, इसने खुद ने क्षारीय व्यवहार दिखाया। मुझे क्या लगा कि ज्विटर आयन क्षारीय प्रकृति का है। फिर मैंने क्या किया, ज्विटर आयन युक्त विलयन में से अब इस बार क्षारीय विलयन मैंने डाला, और जब मैंने क्षारीय विलयन डाला तब इस ज्विटर आयन ने अपना कैसा नेचर दिखाया, अम्लीय। मैं तुरंत समझ गया कि अगर ये अम्ल के साथ क्षारीय नेचर को दिखाता है, क्षार के साथ अम्लीय नेचर को दिखाता है, अर्थात इसका नेचर दोहरी प्रकृति का है। ये अम्ल की तरह भी व्यवहार कर सकता है और क्षार, और जब कोई केमिकल कंपाउंड अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार प्रकट कर लेता है हम कहते हैं इसकी प्रकृति कैसी है, उभयधर्मी।
तो मैंने यही लिख रखा है कि ज्यूटर आयन की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। तो बेटा ये ज्यूटर आयन हो गया, बाकी का जो आर्टिकल रहेगा हम लोग नेक्स्ट क्लास पे उसको पढ़ेंगे।